चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो पिछली बार हमने कहां तक पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो अब उस चीज को पढ़ने से पहले अब हम पढ़ेंगे पहले सिंपलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा फूड कैसे एक्वायर करते हैं, या न्यूट्रिशन इन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। और अमीबा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? अमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ के हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा में होता क्या है। अमीबा अपना फूड एक्वायर कैसे करता है? अब हमें जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर पता है, अमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ सिंगल सेल है। यहाँ पे देखिए ये है इसका न्यूक्लियस, ये हम सबको ढंग से पता है। यह है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर अमीबा को फूड एक्वायर करना है तो वो कैसे करेगा? चलिए आइए देखते हैं। अगर ये अमीबा है और इसे फूड दिखता है, ये अपने एनवायरनमेंट में है, ये क्या है? हमारा फूड पार्टिकल। अब अगर इसे इस फूड पार्टिकल को एक्वायर करना है, इस फूड पार्टिकल को खाना है, तो ये क्या करता है? जो इसका साइटोप्लाज्म होता है और जो इसकी बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है, या जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करता है? इसके पास फॉल्स फीट होते हैं, उनका नाम होता है सूडोपोडिया। अब ये जो फॉल्स फीट है, ये फूड को एक्वायर करने के लिए क्लोज लूप सा बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये हो गया अमीबा का रेगुलर स्ट्रक्चर, अमीबा का रेगुलर स्ट्रक्चर। अब जब इसे फूड एक्वायर करना है तो फूड एक्वायरी कैसे करता है? यहां पे हमारा फूड पार्टिकल है, ये अमीबा का हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर था। ये इसने अपना सूडोपोडिया, इसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज नोन एज फॉल्स फीट। तो फॉल्स फीट क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। ठीक है, तो अमीबा का ये स्ट्रक्चर था। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा सूडोपोडिया। तो ये हमारा फूड पार्टिकल अभी क्या करता है? धीरे 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 इस फूड पार्टिकल को सराउंड करने लग जाता है। और जब ये इस फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, फिर धीरे धीरे क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है कि फूड पार्टिकल इसने अपने अंदर ही ले लिया, जो कि अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि इसने ऐसे धीरे 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 फूड पार्टिकल को एक्वायर कर लिया। फिर ये फूड पार्टिकल, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा फूड पार्टिकल, ये हमारा था फूड पार्टिकल जिसने फूड वैक्यूल बना दिया है। क्योंकि अब अमीबा का जो साइटोप्लाज्म था वो पहले पूरा रेगुलर था, उसके बीच में एक फूड पार्टिकल आ गया तो एक फूड वैक्यूल बन गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही अमीबा ने फूड को इनगल्फ कर लिया, फूड को खा लिया। अब ये जो फूड है ये एब्जॉर्ब होएगा वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड अदर प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशन इन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की तरह। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में हमारे जो चैप्टर में है वो है ह्यूमन बींग्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम अपना फूड कैसे एक्वायर करते हैं, या हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, हम में ऑर्गन स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए जो हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन होती है कि हर ऑर्गन या हर बॉडी पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो अब जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें हम पढ़ेंगे हमारे पास एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? हमारे पास हो गया माउथ, हमारे पास माउथ के अंदर हो गए टीथ, फिर हमारे पास हो गया टंग, फिर जब हम खाना खाते हैं हमारे पास होता है फूड पाइप, वो फूड पाइप कनेक्टेड होता है स्टमक से, फिर स्टमक के बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन,
फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लिस्ट किए हैं, अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए नोट्स बनाते बनाते पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो पहला ऑर्गन था, अब हम हेडिंग डालते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, पहला हमारे पास होता है माउथ। इसमें हम लिखते हैं इट्स द ऑर्गन यूज्ड टू इनटेक फूड। ये क्या है, ये एक ऑर्गन है जो कि फूड को इनटेक करने में हेल्प करता है, फूड को एक्वायर करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, बिगनिंग, या मतलब सबसे पहला स्टेप है फूड को एक्वायर करने का, या सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशन एक्वायर करने का। ठीक है फिर अब माउथ के अंदर ही हमारे पास क्या आता है, टीथ। अब देखो टीथ का क्या रोल होता है, टीथ क्या करता है, टीथ च्यू करता है जो भी हमने फूड को खाया है, क्योंकि फूड बड़े बड़े पीसेस में अवेलेबल होता है एनवायरनमेंट में। तो जब हम टीथ से क्या करते हैं, हम टीथ से फूड को स्मॉलर बिट्स या स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हैं। तो इट्स यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड फिजिकली। अभी कोई भी प्रोसेस केमिकल नहीं हुआ कि मतलब फूड की ऑक्सीडेशन हो रही हो या रिडक्शन हो रही हो या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा हो। अभी सिर्फ फूड को हमने फिजिकली तोड़ा है, मतलब सिर्फ स्मॉल पीसेस में कट किया है। जैसे एप्पल को नाइफ से कट करते हैं छोटे पीसेस में, ऐसे ही टीथ हमारे माउथ के अंदर छोटे पीसेस में फूड को कट करता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है टंग। टंग क्या करता है, टंग होता है एक मस्कुलर ऑर्गन। इसका रोल क्या होता है, टंग का रोल होता है कि जो फूड है उसे उसकी मूवमेंट में हेल्प करे। पहले तो माउथ में, कि मुंह में सिर्फ एक कोने में खाना नहीं रहे, प्लस जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं, उसे फूड के साथ मिक्स करने में। लिखते हैं इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड। ठीक है, टंग का फंक्शन हो गया। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, इट रिलीजेस सलाइवा। अब सलाइवा का रोल क्या होता है, सलाइवा मुंह में ही फूड का ब्रेक डाउन करना शुरू करता है बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, इट स्टार्ट्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड itself in our mouth। ये हमारे खाने का ब्रेकडाउन मुंह में ही स्टार्ट कर देता है। और इसका दूसरा रोल क्या होता है, ये फूड को वेट या मॉइस्ट कर देता है, जिससे फूड का मूवमेंट इजी हो जाता है। अब फूड का मूवमेंट इजी क्यों करना है, क्योंकि अगर फूड सॉलिड है और हार्ड सा है तो फूड पाइप में फंसेगा, फूड पाइप में उसे दिक्कत होगी इजीली मूव करने में। तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है it helps in easy movement of food in our food pipe। ठीक है, अब सलाइवा क्या कर रहा है, फूड के इजी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है कि फूड इजीली पास हो जाए फूड पाइप से। ठीक है, ये हमने पढ़ा जो हमारे माउथ में ही, जैसे हमारी टंग हो गई, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, हमारे टीथ हो गए, फिर हमारा माउथ जो कि खाना एक्वायर करने में ही हेल्प कर रहा है। तो ये सारे पार्ट होते हैं बकल कैविटी के। These four are पार्ट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बकल कैविटी। ये जो चार चीजें हैं ये मिलके बकल कैविटी बना रही हैं। अभी एंड में इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बुक में डायग्राम के थ्रू भी ये चीज क्विकली डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है,
तो हमने पहले बकल कैविटी की सारी चीजें कर ली हैं। अब बकल कैविटी के बाद हमारे पास क्या आता है, बकल कैविटी से फूड को चबाने के बाद, सलाइवा मिक्स होने के बाद यही फूड फूड पाइप में पास होता है। तो इस जो फूड पाइप है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओइसोफेगस। ये लिखते हैं। फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा फूड पाइप। इट्स ऑल्सो नोन एज ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ओइसोफेगस क्या करता है, ये हो गया एक चैनल या पैसेज बिटवीन माउथ एंड स्टमक। तो ये क्या करता है, इट पासेस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। मुंह से पेट में खाना भेजता है। तो अब फाइनली पेट में खाना आ गया। अब पेट में क्या होता है, तो जो अभी स्टमक पढ़ेंगे हम, स्टमक वाला जो हमारा ये ऑर्गन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टमक में ही एक्चुअल केमिकल ब्रेकडाउन फूड का शुरू होता है और यहाँ पे काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो पहले मैं समझाता हूं स्टमक में होता क्या क्या है। देखिए, स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, ये तीन चीजें रिलीज करते हैं। पहली चीजें रिलीज करते हैं HCl। HCl हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज ये जो रिलीज करते हैं, ये करते हैं म्यूकस। तीसरी चीज ये जो रिलीज करते हैं, ये करते हैं पेप्सिन। अब इन तीनों चीजों के रोल क्या होते हैं, देखिए। जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक केमिकल है जो कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसीलिए अगर पेप्सिन को हमें काम करवाना है, पेप्सिन का रोल होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। अगर पेप्सिन को प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है तो हमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है। इसीलिए जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये HCl रिलीज करते हैं। तो हमने HCl रिलीज करा दिया पेप्सिन को काम कराने के लिए। बट अब HCl होता क्या है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट हमारा जो पेट होता है वो सेंसिटिव होता है, तो अगर पेट में HCl प्रेजेंट होएगा तो हमारा पेट अंदर से जल जाएगा। अब अगर हमारा पेट अंदर से जल जाएगा तो हमारा बॉडी अंदर से डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। इसी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की थिन लाइनिंग होती है उसे थिक करता है। उसे थिक क्यों करता है, जिससे हम उसे HCl के डैमेज से प्रिवेंट कर सके। तो इन तीनों के रोल क्या हो गए, म्यूकस, पेप्सिन और HCl। म्यूकस क्या करता है, HCl से डैमेज प्रिवेंट करता है स्टमक को, और HCl क्या करता है, पेप्सिन को काम करने में हेल्प करता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे। तो हम पहले लिखते हैं स्टमक के अंदर इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन का प्रोसेस तो मुंह में ही स्टार्ट हो गया था, तो केमिकली ये जो हम बात कर रहे हैं, अब फाइनली केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। जैसे HCl शुरू हो गया रिएक्ट करना फूड के साथ। तो अब इसमें होता क्या है, इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड which releases three things। पहली चीज क्या रिलीज करता है, HCl। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड होता है, ठीक है। ये होता है आयनिक बॉन्ड, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने पढ़ा, हमने देख पहली चीज ये रिलीज करता है HCl, दूसरी चीज रिलीज करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, यूज टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। फिर म्यूकस क्या करता है, थिकन्स the internal lining of stomach, ठीक है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक में। पेप्सिन होता है यूज टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। म्यूकस होता है स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को थिक करता है। तो अब हम इसी चीज को डिटेल में लिखेंगे कि स्टमक में हो क्या रहा है। इसे हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं जिससे आप पेपर में आंसर ढंग से कोट कर पाओ, ठीक है। तो स्टमक हैज
has gastric gland which releases HCl. This HCl provides an acidic medium for pepsin to work. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने HCl रिलीज किया, HCl ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया किसे, पेप्सिन को, जिससे पेप्सिन काम कर सके. अब पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन ब्रेकडाउन. मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने में पेप्सिन हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब म्यूकस का क्या रोल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड also releases mucus which prevents the damage to internal lining of stomach by HCl. मतलब म्यूकस क्या करता है, इंटरनल लाइनिंग जो कि हमारे पेट में होती है उसे डैमेज नहीं होने देता, किससे, HCl से. ठीक है, ये था हमारे स्टमक का रोल. अब क्या होता है, स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हो गया, जितना स्टमक में डाइजेस्ट होना था, उसके बाद स्टमक हमारा फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है, बट वो सारा फूड एक साथ या एकदम से पास नहीं कर देता. तो फूड कैसे पास करता है, वो फूड पास करता है स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अभी हमारा डाइजेशन हो रहा है, वेरियस डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होने हैं. ठीक है, तो स्टमक के नीचे हमारी होती है स्फिंक्टर मसल. और स्फिंक्टर मसल का रोल क्या होता है, ये कंट्रोल करता है कि किस रेट पे हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. तो ये अगर आप ह्यूमन बॉडी पढ़ोगे, आगे मेडिकल आप परस्यू करोगे, मेडिकल फील्ड, तो उसमें आप आगे पढ़ोगे. ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, हमारे पास सेवेंथ हमारे पास है स्फिंक्टर मसल. स्फिंक्टर मसल का रोल क्या होता है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्फिंक्टर मसल क्या कर रही है, जो फूड का हमारा फ्लो है उसे कंट्रोल कर रही है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब हमारे पास आ गया स्फिंक्टर मसल से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया. अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन भी स्टमक की तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्वेश्चन आते हैं. बाकी सारे हमारे सिग्निफिकेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सिग्निफिकेंट नहीं है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वेरियस डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं जैसे स्टमक में होते थे. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 जूसेस रिलीज होते हैं. पहला होता है इंटेस्टाइनल जूसेस, दूसरा होता है बाइल जो कि लिवर रिलीज करता है, तीसरा हमारा होता है पैनक्रियाटिक जूसेस जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है. अब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, देखिए, बाइल हमारा करता है, पहले हमारा 3 चीजें होती हैं इस प्रोसेस में. हमारे जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं उन्हें हमारा चाहिए होता है अल्कलाइन मीडियम एक्ट करने के लिए. ये अल्कलाइन मीडियम हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये अल्कलाइन मीडियम हमें बाइल जूस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो बाइल का पहला फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इट हैज 3 enzymes to help with the digestion of food. ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसके पास 3 एंजाइम्स हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. अब ये 3 एंजाइम्स कौन से हो गए, लिस्टिंग, उन एंजाइम्स को लिस्ट करते हैं. पहला एंजाइम हो गया बाइल.
ठीक है, इट इज सेक्रीटेड फ्रॉम लिवर। ठीक है, बाइल कौन सेक्रीट करता है? बाइल लिवर सेक्रीट करता है। अब बाइल का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स alkaline medium for pancreatic juices to act। ठीक है, बाइल क्या करता है? एक अल्कलाइन या बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट कर सके, अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अब बाइल का दूसरा रोल क्या होता है? बाइल हमारा करता है जो बड़े बड़े फैट या प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें आगे ब्रेक करता है। तो इट हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बाइल ने पहला हमें क्या किया? बाइल ने पहला हमें अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया जिससे पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट कर सके। उसके बाद बाइल ने क्या किया? प्रोटीन की फर्दर डाइजेशन में हेल्प की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड एंजाइम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूसेस। दे आर रिलीज्ड बाय पैनक्रियास ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस कौन रिलीज करता है? पैनक्रियास रिलीज करता है। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूसेस में होता क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस में होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक होता है एक एंजाइम जो कि प्रोटीन और लाइपेज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब पैनक्रियास में क्या हो गया? ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज क्या है? फैट्स। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस में दो एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज हमारा फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने दो चीजें पढ़ी। एक होता है हमने बाइल पढ़ा जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, एक हमने पैनक्रियाटिक जूसेस पढ़े जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। अब जो इसमें थर्ड चीज आती है वो आती है हमारी इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस दे आर सेक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस कौन सेक्रेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है। अब इसका रोल क्या होता है इंटेस्टाइनल जूसेस का? पहले पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल ने जो भी हमारा डाइजेशन में हेल्प किया, जितना भी हो पाया, उसके बाद वाला जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइनल जूसेस करते हैं। ठीक है, तो इसका रोल हो गया हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हमारा स्टमक से स्फिंक्टर मसल ने आगे फूड पास किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल, इन तीनों ने फूड को आगे डाइजेस्ट किया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा आगे कौन कनेक्टेड होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया हमारा ऑर्गन नंबर 9। अभी इन पे 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। वो पहले एक बार मैं ऑर्गन्स की लिस्टिंग पूरी कर दूं, उसके बाद बताऊंगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास बहुत वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है? इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो और इसका सेकेंडरी रोल क्या है? इट हेल्प्स इन अदर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जो बाकी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन
further absorption of nutrients। ठीक है, अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, अदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। अब इस फूड का क्या होता है, ये फूड एक्सक्रीट आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से थ्रू रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो हमारा है एक्सक्रीशन, बट सिंस हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसके करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस जो कि हमने बीच बीच में छोड़ दिए थे। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला कौन सा हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमने बोला न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, मतलब किस चीज की वजह से होते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ डज फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल स्लैश लार्ज इंटेस्टाइन, कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास बहुत थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम होता है विलाई, VILLI। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, इससे जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। और ये जो विलाई होते हैं ये रिचली कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स से। तो इससे होता क्या है, हमारा फूड का हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। जब सरफेस एरिया बढ़ा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा, अब ये आगे किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से। तो सारा एब्जॉर्प्शन होके सारे न्यूट्रिएंट्स किस में जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब इसके आंसर में लिखते हैं, आंसर में मिलियंस ऑफ हेयर लाइक structure are present in small intestine called VILLI, villi, which increase the surface area of एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का, जिससे मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, thus more and more nutrients are absorbed। ठीक है, अब more and more nutrients are absorbed। ठीक है, ऐसे ही फूड एब्जॉर्ब होता है। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, these villi are connected, are richly supplied with blood vessels, are densely connected with blood vessels। ठीक है, ये जो विलाई हैं ये क्या होते हैं, डेंसली कनेक्ट होते हैं ब्लड वेसल से, जिससे सारा जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, ऐसे हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। या अगर हम काऊ की बात करें, काऊ का जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू ह्यूमंस या एज कंपेयर टू टाइगर। ऐसा क्यों होता है, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि हर्बीवोर्स का मेन डाइट जो होती है वो होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज होता है डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इसीलिए ही जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, जिससे ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक की लेंथ और टाइम बढ़ जाता है, जिससे घास को डाइजेस्ट करने में हमें मोर टाइम मिलता है डाइजेस्ट करने में, और फाइनली घास डाइजेस्ट हो पाती है एनिमल्स से। ठीक है, अब अगर ह्यूमंस वही घास खा लेंगे, हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्रैक है वो छोटा है। सिंस वो ट्रैक छोटा है तो घास में होता क्या है, सेलुलोज होता है। अब ये सेलुलोज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होती है, सिंस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से
जो हर्बीवोर्स है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स या ह्यूमंस। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। वाई ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव larger small intestine as compared to other carnivores। ठीक है, तो अब इसके आंसर में जो हम लिखेंगे कि जैसा मैंने आपको समझाया, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव टू डाइजेस्ट सेलुलोज, animals have to digest cellulose which is difficult to digest ठीक है, ये सेलुलोज क्या होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, thus a larger small intestine helps to digest the food more effectively। ठीक है, जो हमारा लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवोर्स में, वो उस खाने को, फूड को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसी वजह से उनके पास लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और जो कार्निवोर्स हैं have smaller small intestine क्योंकि वो घास नहीं खाते, इसीलिए उनके पास छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो अगर कोई भी कार्निवोर्स घास खाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, thus they are unable to digest ग्रास और अदर प्लांट्स। ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम थोड़े बहुत जैसे बीन्स वगैरह डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे स्टमक में हमने पढ़ा था HCl रिलीज होता है जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब इसकी वजह से एक हमें कंडीशन अराइज होती है, कभी कभार एडल्ट्स को क्या होता है, लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है, तो वो एसिडिटी होती क्यों है, हम वो पढ़ेंगे। व्हाट इज एसिडिटी इन स्टमक। हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन रिलीज करता है, उसे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये एसिडिक मीडियम हमें HCl एसिड प्रोवाइड कर रहा था, बट ये जो HCl एसिड है ये कभी कभार एडल्ट्स में एसिडिटी कर देता है, एसिडिटी जिससे खट्टी डकारें आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप जब भी खाना ज्यादा खा लेते हो तो स्टमक आपका ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है। जब भी स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी सब्सटेंस अवेलेबल नहीं होता बॉडी में, जिसकी वजह से हमें खट्टी डकारें आती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर क्या कहता है, इनो या बेकिंग पाउडर या कुछ भी बेस जैसे आइसक्रीम हो गई, ये सब चीजें हमें उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज एसिडिटी इन स्टमक। Sometimes when an individual overeats, excess HCl is released in his stomach, which causes burning sensation, also known as acidity। ठीक है, अब ये एसिडिटी को ठीक कैसे करते हैं, रेमेडी।
कंज्यूमिंग अ बेसिक सब्सटेंस, जैसे क्या हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या आइसक्रीम या इनो या डाइजीन। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन, इनो एटसेट्रा। ठीक है, तो हमें कोई भी बेसिक सब्सटेंस को कंज्यूम करना है जिससे ये एसिडिटी क्योर हो जाए। ये हमने किए 2-3 क्वेश्चंस इसके। अब इसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है डेंटल कैरीज। अब होता क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में इंजेक्शन पढ़ा था कि हम न्यूट्रिशन एक्वायर कैसे करते हैं, हम न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं वाया आवर माउथ। अब हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे पास टीथ होते हैं। ये टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। अब जब फूड च्यू होता है तो सलाइवा मिक्स होता है हमारे फूड के साथ। अब फूड में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभार जब ये फूड हमारे दांतों पे चिपक जाता है तो जो हमारा सलाइवा होता है वो प्रेजेंट नहीं होता उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिंस वो एसिड अब न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा, तो जो हमारी टीथ की अपर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं हम इनामल, उसे वो डिकोड करना शुरू कर देता है, वो उसे इरोड करना शुरू कर देता है। सिंस ये लेयर धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है या डिमिनिश खत्म होनी शुरू हो जाती है, ये हमारी डेंटल कैरीज करता है, मतलब ये हमारे दांतों को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अब हम इसे लिखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर डेंटल कैरीज। ठीक है, इसके हम आंसर में लिखेंगे dental caries or tooth decay causes gradual softening or damaging of enamel। एनामल क्या होती है, ये टीथ की अपर मोस्ट लेयर होती है, जो व्हाइट कलर की शाइनी लेयर होती है वो होती है एनामल। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, when bacteria acting on sugar produces acid which cannot be neutralized by saliva, as food particles stick in between teeth। होता क्या है, सलाइवा फूड तक पहुंच नहीं पाता, उस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता क्योंकि फूड दांतों से चिपका होता है। अब इस चीज को क्योर कैसे करें, इस चीज को क्योर करें खाना खाने के बाद कुल्ला करने से, या खाना खाने के बाद ब्रश करने से, या सोने से पहले ब्रश करने से। ठीक है, इसका क्योर क्या है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ, या हम जिसे डेंटल हाइजीन कहते हैं, माउथ रिंसिंग, कुल्ला करना आफ्टर ईच मील, हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ला करना जिससे मुंह में कुछ फंसा या अटका नहीं रहे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस जो कि 101 पेज पे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसे हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक्स में फूड अपने आप बनाता है, जैसे प्लांट अपने आप बनाते हैं सनलाइट वाटर एयर से। हेटेरोट्रॉफिक क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ से इनडायरेक्टली फूड एक्वायर करते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। सेकंड डिफरेंस, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड डिफरेंस,
फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे, और उसमें हेटेरोट्रॉफ्स में फूड कभी भी एक्वायर कर सकते हैं, दिन में खाओ रात को खाओ, क्योंकि फूड प्रिपेयर ही नहीं होता, हमें तो फूड एक्वायर करना है। ठीक है, ये हो गया 3 डिफरेंस। तो आइए लिखते हैं। पहला डिफरेंस हो गया ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स। पहला डिफरेंस, फूड इज सिंथेसाइज्ड। इसे आप डिटेल में खुद लिख सकते हैं, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं। हेटेरोट्रॉफ्स में फूड इज एक्वायर्ड, ठीक है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। फूड, थर्ड डिफरेंस हो गया, फूड इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे। Food is acquired, food can be acquired एनी टाइम, ठीक है, फूड कभी भी खा सकते हैं वो, और वो फूड दिन में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट फूड required for photosynthesis। देखिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को सबसे पहले सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे वो खाना बनाते हैं। तो अब इसके आंसर में क्या हो गया? हम प्लांट्स को पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से चाहिए। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं, सनलाइट, फिर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। थर्ड प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? थर्ड प्लांट को चाहिए होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये किससे मिलता है? सॉइल से मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड के हमने 2 रोल बताए थे। पहला रोल था पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करना जिससे वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। दूसरा जो एसिड का रोल होता है वो क्या करता है? वो दूसरे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है जो खाने के साथ हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंसिटिव होता है। इसीलिए पहला रोल, टू क्रिएट एसिडिक मीडियम for pepsin, which further helps in breakdown of protein। ठीक है, दूसरा रोल क्या है एसिड का? इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म which enter our food। ठीक है, तो ये क्या है? which enter our food। तो 2 ये हो गए एसिड के रोल इन आवर स्टमक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये है ब्रॉड क्वेश्चन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल क्या है? ये हमने जैसे अपने आंसर में पढ़ा था कि स्टमक में 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ऐसे ही हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट्स होते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सारे हमारे जूसेस रिलीज कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक रोल्स हैं। तो इस आंसर में हम क्या लिखेंगे? इसमें से किसी भी एक का एग्जाम्पल उठा लेंगे। क्वेश्चन,
रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन। इसका आंसर है डाइजेस्टिव एंजाइम्स like lipase, pepsin help in breakdown of complex food digestive enzymes like lipase, pepsin help in breakdown of complex food particles into simpler ones। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर में बेक करते हैं, क्योंकि so that food can be easily absorbed by our body। ठीक है, इससे फूड इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड? हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब फूड? ये चीज मैंने विलाई के एग्जांपल से समझाई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाई जो कि रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल से, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये चीज हमने ऑलरेडी लिखी हुई है नोट्स में हमारे। ये हाउ डज फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? विलाई। तो आप ये नोट्स को रेफर करके एज इट इज आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमने ढंग से पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता क्या है? देखिए, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने फूड एक्वायर कर लिया, अब उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे अमीबा में डिफरेंट प्रोसेस होएगा, ह्यूमन में डिफरेंट प्रोसेस होएगा। अब हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोसेस होता क्यों है? इसका आंसर है सेम, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है तो उसमें उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी सर्वाइव करने के लिए, इसलिए उसमें डिफरेंट प्रोसेस होएगा। अगर ऑर्गेनिज्म सिंपल है तो उसमें सिंपलर प्रोसेस होएगा। इसीलिए जो अब हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दो टाइप के रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। एक होएगा एरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस, दूसरा होएगा एनएरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एनएरोबिक की कम होती है। एनएरोबिक में हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, एरोबिक में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। आइए लिखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एरोबिक, एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक, एनएरोबिक ये क्या क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, इन दोनों के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ह्यूमंस कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन यूज करते हैं, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। तब तक आज जो हमने पढ़ा इसे आप ढंग से पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स या हमें ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।